Most of you will must be familiar with Manto, the writer, and during his short controversial life, he faced a lot of trouble, mainly because of obscenity charges, not just in India but even after moving to Pakistan. And the essay that I'm going to read out today is one that he wrote when some powerful people passed a resolution against him on obscenity charges. His legacy is that we don't remember the people who did that to him, but we remember him. So I'm reading out this essay, which was originally written in Urdu, and my Urdu is not at all good, very basic. And I'm sharing a link below in the description where I've written the translation from Urdu to English, so you can take a look at that too. So without further delay, we'll get started. मैं अर्ज कर रहा हूं कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवटें बदलता रहता है। आज उसने जो करवट बदली है, उसके खिलाफ अखबारों में मजमून लिखना, जलसों में जहर उगलना बिल्कुल बेकार है। वो लोग अदब जदीद का, तरक्की पसंद अदब का, फौश अदब का, जो कुछ भी है, ये खात्मा कर देना चाहते हैं, तो सही रास्ता ये है कि उन हालात का खात्मा किया जाए जो इस अदब के मुहर्रिक है। ये भी कहा जाता है कि आजकल के अदीबों के आसाब पर औरत सवार है। सच तो यह है कि उरूज़े आदम से लेकर अब तक के हर मर्द के आसाब पर औरत सवार रही है, और क्यों ना रहे। मर्द के आसाब पर क्या हाथी घोड़ों को सवार होना चाहिए? जब कबूतर कबूतरियों को देखकर गुटकते हैं, तो मर्द औरतों को देखकर एक गजल या अफसाना क्यों ना लिखे? औरतें कबूतरियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प, खूबसूरत और फिक्रखेज है। क्या मैं झूठ कहता हूँ? महमूदाबाद के राजा साहेब का और हैदराबाद के शायर माहिर कादरी साहेब का, या बंबई के दवा फरोश अकीम मिर्जा बैग साहेब का इस लिटरेचर के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना बिल्कुल बेकार है। जब तक औरतों और मर्दों के जज्बात के दरमियान एक मोटी दीवार कायम रहेगी, तब तक उसमें चुकताए उसके चूने को अपने तेज नाखूनों से कुरेदती रहेगी। जब तक कश्मीर के हसीन देहातों में शहर की गंदगी फैली रहेगी, गरीब किशन चंदर हौले हौले रोता रहेगा। जब तक इंसानों में और खास तौर पर सादत मंटों में कमजोरियां मौजूद है, वो खुर्दबीन से देख देख कर बाहर निकालता और दूसरों को दिखाता रहेगा। राजा साहेब महमूदाबाद और उनके हमख्याल कहते हैं, ये सरासर बेहूदगी है, जो तुम भी लिखते हो खुराफात है। मैं कहता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए क्योंकि मैं बेहूदगी और खुराफात के मुतालिक तो लिखता हूँ। राजा साहेब महमूदाबाद एक कॉन्फ्रेंस के सदर बन जाए, या हकीम हैदर बैग साहब खांसी दूर करने का मुजरफ शरबत इजाद कर ले, मुझे उनकी सदारत और उनके शरबत में से कोई दिलचस्पी नहीं। अलबत्ता जब मैं ट्रेन में बैठा बैठा अपना नया खरीदा हुआ कीमती पेन निकालता हूँ, सिर्फ इस गरज से कि लोग देखे और मरूब हो, तो मुझे अपना सिफलापन बहुत दिलचस्प मालूम होता है। मेरे पड़ोस में अगर एक औरत है और वो रोज काबिन से मार खाती है और फिर उसी के जूते साफ करने जाती है, तो मेरे दिल में उसके लिए जरा बराबर हमदर्दी पैदा नहीं होती। लेकिन जब मेरे पड़ोस में कोई औरत अपने काबिन से लड़कर और खुदकुशी की धमकी देकर सिनेमा देखने चले जाती है, और मैं काबिन को 2 घंटों तक सख्त परेशानी की हालत में देखता हूं, तो मुझे उन दोनों से एक अजीबोगरीब किस्म की हमदर्दी पैदा हो जाती है। किसी लड़के को किसी लड़की से इश्क हो जाए, तो मैं उसे जुकाम के बराबर भी अहमियत नहीं देता। लेकिन वो लड़का मेरे तवज्जो को जरूर खींचेगा जो जाहिर करे कि उस पर सैकड़ों लड़कियां जान देती है, लेकिन दर हकीकत में वो प्यार का उतना ही भूखा है जितना कि बंगाल का फाका ज्यादा बाशिंदा। इस बाजाहिर कामयाब आशिक के रंगीन बातों में जो ट्रेजेडी सिक्कियां बरती होगी, उसको मैं अपने दिल के कानों से सुनूंगा और दूसरों को सुनाऊंगा। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, वो मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं बन सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक टकियाई रंडी हो सकती है, जो रात को जागती है और दिन को सोते में कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। उसके बारी बारी पपोटे, जिन पर बरसों की उड़ी हुई नींदें मुंजमद हो गई है, मेरे अफसानों के मौजू बन सकते हैं। उसकी गजालत, उसकी बीमारियां, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी गालियां, ये सब मुझे बाती है और मैं उनके मुतालिक लिखता हूँ। और घरेलू औरतों के सुस्त कलामियां, उनके सेहत, उनके नफाजत पसंदी को नजरअंदाज कर जाता हूँ। एतराज किया जाता है कि नए लिखने वालों ने औरत और मर्द के जिनसी ताल्लुकात को ही अपना मौजू बना लिया है। मैं सबकी तरफ से जवाब नहीं दूंगा, अपने मुतालिक इतना कहूंगा कि ये मौजू मुझे पसंद है,
क्यों पसंद है? बस है, समझ लीजिए कि मुझ में परवर्जन है। और अगर आप अक्लमंद है, चीजों के का अच्छी तरह जानते हैं, तो आप समझ लेंगे कि मुझे ये बीमारी क्यों लगी है। जमाने की जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे ना वाकिफ है तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरे तहरीर में कोई नक्स नहीं। जिस नक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है, दरअसल मौजूदा निजाम का नक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं। मैं लोगों के ख्यालात और जज्बात में एहसान पैदा नहीं करना चाहता। मैं तहजीब व तमद्दुन और सोसाइटी की क्या छोली उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्त स्याह पर काली चौक से नहीं लिखता। सफेद चौक इस्तेमाल करता हूँ ताकि तख्त स्याह और भी नुमाया हो जाए। ये मेरा खास अंदाज, मेरा खास तर्ज, जिसे फौश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कहा जाता है। लानत है सादत हसन मंटो पर, कमबख्तों गाली भी सलीके से नहीं दी जाती।